1989 के वसंत में चीन में एक अलग ही हवा बह रही थी। यह सिर्फ मौसम की बयार नहीं थी, बल्कि बदलाव, उम्मीद और एक नए सवेरे की चाह को लेकर आई थी। दुनिया भर में दीवारें गिरने लगी थीं और सत्तावादी शासन की लोहे की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही थी। आजादी की यह वैश्विक लहर चीन के युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों के दिलों तक भी पहुंच गई। अब वे भी उस देश का सपना देखने लगे जहां उनकी आवाजें न सिर्फ सुनी जाएं, बल्कि मायने भी रखें। वे एक ऐसे चीन की कल्पना कर रहे थे जहां भ्रष्टाचार की जड़ें उखड़ जाएं और राजनीतिक स्वतंत्रता कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत हो। यह कोई बगावत नहीं थी, बल्कि एक जागृति थी। इस उम्मीद की चिंगारी को हवा दी अप्रैल 1989 में हुई याओबांग की मृत्यु ने। वे सिर्फ एक और राजनेता नहीं थे, बल्कि सुधार के प्रतीक माने जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी की कठोर संरचना में एक उदार सोच। हू ने राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की वकालत की थी और वे युवाओं की आकांक्षाओं को समझते थे। उनकी अचानक मौत ने एक खालीपन छोड़ दिया, लेकिन साथ ही लोगों के सामूहिक दुख और हताशा को एक केंद्र भी दिया। छात्र जुटने लगे, शुरुआत में तो केवल शोक मनाने के लिए, लेकिन उनका शोक जल्दी ही हू के सपनों को साकार करने की पुकार में बदल गया। ये शुरुआती जुटान छोटी थी, जैसे तूफान से पहले पहली बूंदें। बीजिंग के विश्वविद्यालयों के छात्र राजधानी के केंद्र तियानानमेन चौक की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में विरोध के नहीं, बल्कि अपील के बैनर थे। उनकी मांगें सीधी और साफ थीं: भ्रष्टाचार का अंत, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता और एक अधिक लोकतांत्रिक शासन। वे अपने देश और उसके नेताओं पर विश्वास रखते थे। उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण संवाद से बेहतर भविष्य की राह खुलेगी। वे राष्ट्र के बच्चे थे, अपने माता पिता से साझा घर के भविष्य पर बात करने के लिए परिवार की मेज पर जगह बनाने की थी। आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ा। जो कुछ 100 छात्रों से शुरू हुआ था, अब हजारों, फिर दसियों हजारों और आखिरकार 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को जनसंवाद बन गया। अब सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री मजदूर, बुद्धिजीवी, दुकानदार और यहाँ तक कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इस आवाज में शामिल हो गए। तियानानमेन चौक उम्मीद का एक जीवंत शहर बन गया, शांतिपूर्ण एकत्रीकरण की ताकत का सबूत। वहाँ तंबू लगे, खाने पीने का इंतजाम हुआ और यहाँ तक कि गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी की अपनी मूर्ति भी स्थापित की गई। उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक माओ जेडोंग की तस्वीर के सामने। 7 हफ्तों तक चौक एक संभावना की मशाल बना रहा, एक ऐसी जगह जहाँ लोकतांत्रिक चीन का सपना हकीकत के बेहद करीब लगने लगा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, तियानानमेन चौक का माहौल उम्मीद से भरा था, लेकिन साथ ही बेचैनी भी बढ़ रही थी। छात्र संगठित थे, अपने मकसद के लिए पूरी तरह समर्पित, और उन्होंने अनुशासन तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मिसाल पेश की। वे बहसें करते, आजादी के गीत गाते और अपनी खुद की न्यूज़लेटर्स छापकर जनता को जानकारी देते। उनकी हिम्मत संक्रामक थी, बीजिंग के बाहर तक समर्थन खींच लाई और दूसरे शहरों में भी छोटे छोटे विरोध शुरू हो गए। दुनिया भर की नजरें इन युवा आदर्शवादी चेहरों पर टिकी थीं, जो एक ऐसे देश में और मांगने की हिम्मत कर रहे थे जहां कुछ भी मांगना जोखिम भरा था। वे सरकार का तख्ता पलटने की नहीं, बल्कि संवाद की, भीतर से सुधार की मांग कर रहे थे। लेकिन झोंगननहाई के सत्ता गलियारों में सरकार की सोच बिल्कुल अलग थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी उन्हें राष्ट्र के आशावान बच्चे नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्ण सत्ता के लिए सीधा खतरा लग रहे थे। अंदरूनी बहस तीखी थी। कुछ नेता जैसे झाओ जियांग संवाद और समझदारी की वकालत कर रहे थे, छात्रों की कुछ शिकायतों को जायज मानते थे। लेकिन सख्तपंथी प्रधानमंत्री ली पेंग और सर्वोच्च नेता देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में इस आंदोलन को राजनीतिक उथल पुथल मान रहे थे, जिसे पार्टी के शासन को बचाने के लिए कुचलना जरूरी था। वे इसे सांस्कृतिक क्रांति की अराजकता से जोड़कर देख रहे थे। सरकार का धैर्य, जो शुरू से ही कम था, अब पूरी तरह झुकने लगा। 20 मई 1989 को सरकार ने संवाद के बजाय अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बीजिंग में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ये एक डराने वाला मोड़ था। संदेश साफ था, बातचीत का वक्त खत्म हो गया है, अब राज्य बल प्रयोग की तैयारी में है। फिर भी छात्र और बीजिंग के नागरिक पीछे नहीं हटे। नागरिक अवज्ञा की मिसाल देते हुए
आम लोग सड़कों पर उतर आए, सैन्य काफिलों का रास्ता रोकने लगे, सैनिकों से विनती करने लगे, समझाने लगे कि वे राज्य के दुश्मन नहीं बल्कि उसके वफादार और उम्मीद से भरे नागरिक हैं। करीब 2 हफ्ते तक ये टकराव एक तनावपूर्ण और अजीब स्थिति बना रहा। सैनिक, जिनमें से कई ग्रामीण इलाकों के युवा थे, उन्हीं लोगों का सामना कर रहे थे जिनकी रक्षा की शपथ उन्होंने ली थी। नागरिक उन्हें खाना पानी दे रहे थे, साझा राष्ट्रीय पहचान का वास्ता दे रहे थे। एक पल के लिए लगा जैसे जनता की इच्छा सेना की ताकत पर भारी पड़ सकती है, लेकिन सरकार का रुख अब और सख्त हो चला था। सख्त पंथियों ने आंतरिक सत्ता संघर्ष जीत लिया था। फैसला हो गया था, चौक को खाली कराना है और किसी भी विरोध का जवाब पूरी ताकत और बेरहमी से देना है। जो तूफान इकट्ठा हो रहा था अब फटने ही वाला था। 3 जून की रात और 4 जून 1989 की सुबह इतिहास में हमेशा के लिए एक अकल्पनीय भयावहता के समय के रूप में दर्ज हो गई। अंधेरे की आड़ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को किसी भी कीमत पर बीजिंग के दिल में घुसकर तियानानमेन चौक वापस लेने का आदेश मिला। यह भीड़ हटाने की पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह सैन्य अभियान था। टैंक शहर की मुख्य सड़कों पर गूंजने लगे और हजारों हथियारबंद सैनिक केंद्र की ओर बढ़ने लगे। जिन नागरिकों ने पहले अपने शरीर से उनका रास्ता रोका था, अब वे असली गोलियों का सामना कर रहे थे। शांतिपूर्ण विरोध की आवाज अब बंदूकों की तेज आवाज में दब गई। हिंसा अंधाधुंध और बेहद क्रूर थी। सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर सीधी गोलीबारी की, जिससे चौक तक पहुंचने वाली सड़कें कत्लगाह बन गईं। हवा घायल और मरते लोगों की चीखों से भर उठी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ये एक भयावह जनसंहार था, जहां बहादुरी का जवाब गोलियों से और शांति की गुहार का जवाब टैंकों से दिया गया। सैनिक सिर्फ रास्ता साफ नहीं कर रहे थे, वे दहशत का संदेश दे रहे थे ताकि फिर कभी ऐसी सार्वजनिक चुनौती न उठ सके। सेना, जिसे लोग कभी अपनी रक्षक मानते थे, उस रात हत्यारा बन गई। जब तक सेना तियानानमेन चौक छात्र आंदोलन के आखिरी गढ़ तक पहुंची, एक गहरी निराशा छा चुकी थी। कुछ छात्र वहीं डटे रहकर शहादत देने को तैयार थे, तो कुछ ने आखिरी खूनी टकराव से बचने के लिए शांतिपूर्ण वापसी की बातचीत की। जैसे ही अंतिम छात्र समूह सुबह से पहले चौक छोड़ रहे थे, उन्हें परेशान किया गया, पीटा गया और कुछ को बख्तरबंद गाड़ियों से कुचल भी दिया गया। गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी, उनकी उम्मीद की मूर्ति, एक टैंक ने बेरहमी से गिरा दी, उन 7 हफ्तों के आंदोलन की आत्मा को कुचलते हुए, जिसने दुनिया की कल्पना को छू लिया था। इस दमन में कितने लोग मारे गए, ये आज भी विवादित और संवेदनशील सवाल है। चीनी सरकार ने तुरंत बाद दावा किया कि लगभग 200 नागरिक और दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए, लेकिन स्वतंत्र पर्यवेक्षकों, पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों ने इस संख्या को खारिज किया। ब्रिटिश सरकार की 2017 में जारी गोपनीय फाइलों के मुताबिक चीनी स्टेट काउंसिल के एक सूत्र ने कम से कम 10,000 मौतों का अनुमान लगाया। असली संख्या चाहे जो भी हो, ये एक पीढ़ी की उम्मीदों और सपनों का भयानक नुकसान और गहरा विश्वासघात था। जनसंहार के बाद चीनी सरकार ने मेल मिलाप नहीं, बल्कि दमन और इतिहास को फिर से लिखने का अभियान शुरू किया। विरोध में शामिल किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। राज्य नियंत्रित मीडिया ने शांतिपूर्ण छात्रों को हिंसक प्रतिक्रांति के रूप में चित्रित किया और सेना की क्रूरता को राजनीतिक उथल-पुथल पर जीत बताया। आज 3 दशकों से भी अधिक समय बाद यही आधिकारिक कहानी कायम है। सरकार ने तियानानमेन जनसंहार को मुख्य भूमि चीन की सामूहिक स्मृति से व्यवस्थित रूप से मिटा दिया है। इसे पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया, इंटरनेट से सेंसर कर दिया और इसका नाम लेने वालों को सजा दी जाती है। ये जबरन भुला देने की नीति हर साल 4 जून की बरसी पर सबसे ज्यादा महसूस होती है। उस दिन तियानानमेन चौक भारी सुरक्षा में रहता है। किसी भी स्मरण, यहाँ तक कि मोमबत्ती जलाना या काले कपड़े पहनना पर भी रोक है। सालों तक हांगकांग ही चीन की जमीन पर एकमात्र जगह थी जहां विशाल मोमबत्ती जलाकर स्मृति को जिंदा रखा जाता था। लेकिन 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद वहां की ये परंपरा भी दबा दी गई। 2025 में 36वीं बरसी पर चाओ हैंग तुंग जैसे कार्यकर्ता जेल में रहकर भी विरोध करते रहे, जबकि फूल चढ़ाने की कोशिश करने वालों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इससे पार्टी की स्मृति से डर साफ झलकता है।
राज्य की तमाम कोशिशों के बावजूद तियानानमेन की आत्मा आज भी जिंदा है। ये तियानानमेन मदर्स के दिलों में बसती है, पीड़ितों के परिजन जो हर साल धमकियों की परवाह किए बिना सच, जवाबदेही और मुआवजे की मांग करते हैं। ये उन निर्वासित कार्यकर्ताओं में जिंदा है जो अपनी कहानियां दुनिया को सुनाते रहते हैं। और ये ताइवान जैसे स्थानों में भी जिंदा है जहां इस घटना को खुलकर याद किया जाता है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई छिंगते ने 2025 में कहा था कि इतिहास को याद रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जो बीजिंग की जबरन भुलाने की नीति के ठीक उलट है। चीन में लोकतंत्र का सपना जो 1989 में तियानानमेन चौक में जागा था, आज की सरकार के तहत पहले से भी दूर लगता है। राज्य का अपने नागरिकों पर नियंत्रण और भी परिष्कृत और सर्वव्यापी हो गया है। फिर भी उन छात्रों ने जो बुनियादी सवाल उठाए थे वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। गरिमा, आवाज और जवाबदेह सरकार की चाह एक सार्वभौमिक मानवीय आकांक्षा है। राज्य की थोपी गई खामोशी उन लोगों की गूंज को नहीं मिटा सकती जिन्होंने उस सपने के लिए अपनी जान दी। दुनिया को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि तियानानमेन को भूलना उस विचार से गद्दारी है कि एक बेहतर, ज्यादा आजाद भविष्य के लिए लड़ना हमेशा जरूरी है।